1950 का दौर था। उस वक्त यूएस मीडिया में एक ऐसी टॉपिक के बारे में चर्चा होने लगी जो उससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। दुनिया में एक ऐसी जगह है कि यह एरिया इतना अजीब है कि यहाँ जाने वाले या तो वापस नहीं लौटे या उनका कुछ पता ही नहीं चला। प्लेन्स और लोग क्यों और कैसे गायब हो जा रहे हैं, इसका असली रीजन क्या है? यह एक वार्निंग थी पूरी दुनिया को। सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, कुछ और है जो आउटर स्पेस से जुड़ी है। लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है, कोई कहता है कि यहाँ एलियंस रहते हैं, तो कोई कहता है कि कोई अनजान ताकत यहाँ काम कर रही है। लेकिन अब तक कोई भी इस राज का पक्का जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या हुआ था वहाँ? इस वक्त ये जगह कहाँ है? आइए हम मिलकर इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले 100 सालों में यहाँ लगभग 75 एयरप्लेन्स और 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े शिप्स गायब हो चुके हैं और इन इंसिडेंट्स में हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। विंसेंट गैडिस, जिसने पहली बार मैगजीन में एक आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसा एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये जगह एग्जैक्टली है कहाँ? दोस्तों, ये जगह अटलांटिक ओशन के वेस्ट हिस्से में है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल एक पानी से घिरा हुआ त्रिकोण है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच के कोने से मिलकर बनता है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। ज्यादातर जो मिस्टीरियस हादसे होते हैं वो इस ट्रायंगल के साउथर्न बाउंड्री के पास से होते हैं जो कि बहामास के करीब पड़ती है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा मसला यह था कि जैसे ही कोई इस एरिया में जाता, वहाँ के रेडियोस और कंपास काम करना बंद कर देते थे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती थी उनकी रीडिंग फ्लक्चुएट होने लगती थी, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो। इसके साथ साथ शिप्स और एयरक्राफ्ट गायब होने लगे, लोग भी गायब हो जाते। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात पता है क्या थी? अभी तक गायब हुए एयरक्राफ्ट्स का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। लोगों के बीच बरमूडा ट्रायंगल का डर इसलिए और बढ़ने लगा क्योंकि जो भी शिप्स या लोग इस एरिया में जाते वो एकदम से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते। ऐसे में लोगों में एक डर बैठ गया और लोग इस डायरेक्शन में सफर करने से कतराने लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रूस चेर्नोन की, एक ऐसा इंसान जो बरमूडा ट्रायंगल में घुसकर जिंदा वापस आया। 1970 में एक दिन फ्लोरिडा के एक एक्सपीरियंस पायलट ब्रूस चेर्नोन ने अपने फादर और एक बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास के एंड्रोस आइलैंड से फ्लाइट लेने का प्लान बनाया। सब कुछ फ्लाइंग कंडीशन के लिए एकदम परफेक्ट था। ब्रूस ने अपना प्राइवेट प्लेन बोनेंजा A36 स्टार्ट किया। रडार टावर ने क्लियरेंस दिया और वो हवा में फ्लाई करने लगे। 10,000 फीट की हाइट पर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक आगे से एक अजीब सा बादल नजर आया। एक घूमता हुआ इलेप्टिकल क्लाउड, जैसे कोई आसमानी सुरंग उनके रास्ते में बन गया हो। ब्रूस कहते हैं वो टनल जैसे हमें अंदर खींच रही थी, हम वापस मुड़ भी नहीं सकते थे। जब प्लेन टनल के अंदर फ्लाई कर रही थी तो उन्होंने महसूस किया प्लेन बिल्कुल हल्का हो गया था, जैसे ग्रेविटी ही नहीं रही हो। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ग्लिच होने लगे, अल्टीमीटर क्रेजी रीडिंग्स दिखाने लगे, कॉम्पास बिना रुके घूमने लगा। सिर्फ 47 मिनट्स के बाद उन्होंने देखा वह फ्लोरिडा पहुंच गए हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता था? डिस्टेंस था 250 माइल्स, प्लेन की मैक्स स्पीड थी 180 mph, तो मिनिमम 1.5 घंटा लगना चाहिए था ना। ये तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। जब प्लेन लैंड हुआ, ब्रूस ने फ्यूल चेक किया और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने आधा सफर ही तय किया हो। ब्रूस ने इस तजुर्बे पर एक बुक पब्लिश की, द फॉग, जिसमें उन्होंने बताया वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉग के अंदर फ्लाई कर रहे थे, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बादल जो स्पेस और टाइम को तोड़ देता है। 1888 में एक पुरानी शिप एलन ऑस्टिन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी। 2-3 दिन सफर करने के बाद उस शिप के कैप्टन ग्रिफिन ने सोचा एक शॉर्टकट ले लिया जाए ताकि न्यूयॉर्क जल्दी पहुंच सके। लेकिन ये शॉर्टकट जा रहा था सीधे बरमूडा ट्रायंगल के बीच से। जैसे ही कैप्टन ग्रिफिन की शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची, दूर से एक छोटी सी शिप नजर आई जो अजीब तरीके से इधर उधर घूम रही थी बिना किसी डायरेक्शन के। कैप्टन ने बार बार उस बोट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन
कोई जवाब नहीं आया। कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट पर भेजने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उनके लोग उस बोट तक पहुँचे, सभी शॉक्ड हो गए। पता चला पूरी बोट खाली थी, न कोई कैप्टन, न क्रू मेंबर्स, न पैसेंजर्स। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या थी? कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया इस बोट को साथ ले चलते हैं न्यूयॉर्क, ताकि वहाँ जाकर ऑथोरिटीज को इन्फॉर्म किया जा सके और पता लगाया जा सके कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही थी। जब वो लोग इस बोट को ले जा रहे थे, तभी अचानक से एक बड़ा तूफान आया। तूफान के बीच में वो बोट गायब हो गई। लेकिन जैसे ही तूफान शांत हुआ, वही बोट फिर से वापस नजर आने लगी। लेकिन जितने भी लोग उस बोट को ला रहे थे, वो सब गायब हो गए और बोट फिर भी पूरी तरह सेफ थी, बिना किसी डैमेज के। ये सब देखकर कैप्टन उस बोट को वहीं छोड़ दिया और खुद वापस न्यूयॉर्क लौट गए। अगले दिन यह स्टोरी पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, मैरी सेलेस्टे नाम की एक और शिप थी जो 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना हुई थी। ये शिप अल्कोहल से फुल्ली लोडेड थी और 10 लोग उस शिप पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही यह शिप बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंची, वो शिप गायब हो गई। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरी शिप जिसका नाम था ग्रेसिया, उसने अटलांटिक ओशन में एक शिप को बिना किसी क्रू का तैरता हुआ देखा। लोग उस शिप के अंदर गए। शिप के अंदर क्या मिला? लोगों का नामो निशान नहीं था। लाइफ बोट गायब थी। कैप्टन के डॉक्यूमेंट और नेविगेशन टूल्स भी मिसिंग थे। खाना पानी वैसे ही था, अनटच्ड। यही थी मैरी सेलेस्टे शिप। आज तक कोई नहीं जानता कि वो लोग आखिर गए कहाँ। 5 दिसंबर 1945 का दिन था। 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप फ्लोरिडा से निकला था ट्रेनिंग मिशन के लिए। नेविगेशन और कॉम्बैट फाइटिंग सिखाई जा रही थी। ग्रुप का नाम था फ्लाइट 19। ये सभी ट्रेनी पायलट्स थे। जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तब वेदर बिल्कुल क्लियर था, लेकिन 2 घंटे के बाद अचानक से वेदर खराब होने लगा। लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने डिसाइड किया कि अब ये मिशन पूरा नहीं हो सकता, वापस बेस पर सभी लौट आओ। लेकिन जब उसने कंपास चेक किया तो कंपास काम नहीं कर रहा था और दूसरा कंपास भी फेल हो चुका था। दोस्तों, जैसे ही लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, पता चला कि उनके कंपास भी फेल हो चुके हैं। तब ग्राउंड टीम ने जब उन्हें ट्रैक करना चाहा तो उनका आखिरी मैसेज आया, कुछ जल रहा है 100 फीट की हाइट पर, और उसके बाद वो भी गायब हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब वे यूरोप से निकलकर बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचे तो उसका कंपास भी काम करना बंद कर दिया था और उससे वो रास्ता भटक गए थे। उसने 1492 में लिखा, कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ आसमान से कैंडल की तरह रोशनी नीचे गिर रही है। और यहाँ सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही नहीं, जापान के पास भी एक ऐसा एरिया है जो ट्रायंगल शेप का है, जिसे लोग ड्रैगन ट्रायंगल कहते हैं। 1945 में वहाँ एक एयरक्राफ्ट A6M0 का कनेक्शन कट हो गया। उसका आखिरी मैसेज था, कुछ हो रहा है आसमान में, आसमान खुल रहा है। और उसके बाद आज तक कोई नहीं जानता वहाँ क्या हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ साइंटिस्ट का मानना कुछ और है। वो कहते हैं कि इस एरिया में शायद फिजिक्स के कुछ रूल्स ही अलग हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसे नेचुरल इंसिडेंट होते हैं जो नॉर्मल जगह से डिफरेंट हैं, जिनकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट या डिसअपियरेंस होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली इन अजीबोगरीब घटनाओं का अब तक कोई कंफर्म रीजन सामने नहीं आया। बहुत सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च की, कई लोगों ने थ्योरीज बनाई, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं समझ पाया जब कोई शिप या प्लेन यहाँ गायब होता है तो उसका कोई भी निशान क्यों नहीं मिलता। सोचो, अगर किसी प्लेन का एक्सीडेंट होता है तो कम से कम उसका मलबा तो मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। ना शिप का हिस्सा मिलता है, ना प्लेन का इंजन, ना लोगों की बॉडीज, कुछ भी नहीं। जैसे उन्हें आसमान निगल गया हो या समुंदर ने हमेशा के लिए छुपा लिया हो। ये बात सबको हैरान कर देती है, लेकिन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। नई स्टडीज के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे कुछ नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे इरेटिक वेदर पैटर्न्स, यानी यह जगह एकदम अजीब और आसमानी मौसम के लिए जानी जाती है। यहाँ वेदर कभी भी बदल सकते हैं बिना वार्निंग के। हाई स्पीड विंड्स, रिसर्च में पता चला है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 170 माइल्स पर आवर तक होती है। जब कोई प्लेन या शिप इन हवाओं के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और एक्सीडेंट हो जाता है या वो गायब हो जाता है।
यहाँ सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं जो शिप्स और प्लेन को इजीली डिसबैलेंस कर देते हैं। जब एक बड़ा स्टॉर्म आता है तो न सिर्फ समंदर में हलचल मच जाती है बल्कि हवा भी इतनी डेंजरस हो जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट सरवाइव नहीं कर पाता। हेक्सागोनल क्लाउड्स। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से देखा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं वो हेक्सागोन शेप के होते हैं। ये क्लाउड्स हवा में एयर बॉम्ब्स क्रिएट करते हैं, यानी एक ऐसे हवा के धमाके जैसी एनर्जी निकलती है जो किसी भी प्लेन या शिप को तोड़कर समुद्र के नीचे ले जा सकती है। इन क्लाउड्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जब यह किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फ्लोटिंग शिप से टकराता है तो उसे नीचे खींच लेता है। और एक एक्सपर्ट का कहना है कि इस एरिया में समुंदर के नीचे कुछ चट्टानें भी हैं जो मैग्नेटिक पावर या किसी और नेचुरल फोर्स के थ्रू शिप्स को नीचे खींच सकती हैं। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी पर भी काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट दिया। उनका कहना है ऐसा कोई सॉलिड सबूत नहीं मिला है कि बरमूडा ट्रायंगल में दूसरे समुद्री इलाकों के मुकाबले ज्यादा प्लेन्स या शिप गायब होते हैं। यानी बरमूडा ट्रायंगल को जो इतना मिस्टीरियस बनाया गया है वो ज्यादातर हवा बनाई गई है। असलियत में ऐसे हादसे और डिसअपियरेंसेस दुनिया के और ओशंस में भी होते हैं। सिर्फ डिफरेंस यह है हमने बरमूडा पर ज्यादा फोकस किया है इसलिए वो इतना मशहूर हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे जितनी भी राज भरी कहानियां बनाई गई हैं उनमें ज्यादा कुछ असलियत नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च और लॉजिकल एनालिसिस के बाद यह पता चला है बरमूडा ट्रायंगल में जो भी हादसे होते हैं उनका रीजन बरमूडा का कोई सुपर नेचुरल या मिस्टीरियस होना नहीं है बल्कि सिंपल और नेचुरल रीजंस हैं। जैसे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जबरदस्त तूफान आते हैं और सबसे बड़ा रीजन यह एक हेवी ट्रैफिक एरिया है जहां से रोज हजारों शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गुजरते हैं। जब नेचुरल डिजास्टर्स और हाई ट्रैफिक दोनों एक साथ होते हैं तो ऑब्वियस है कि एक्सीडेंट भी होंगे और फिर इन इंसिडेंट्स को लोग मिस्ट्री बना देते हैं जबकि असली वजह सिंपल फिजिक्स और वेदर कंडीशन होती है।